हमें एमएलए फ्लैट जो नए वाले थे उसके अंदर A3-703 मकान मेरे नाम में अलॉट किया और उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, मैं एमपी बन गया। मेरा परिवार यहाँ नहीं रहता, मेरा परिवार नागौर रहता है और बच्चे वहीं स्टडी करते हैं। और अब बीच में नोटिस आए थे एक दो बार, यहाँ डाक आती, मैं तो आता भी नहीं और यहाँ आता हूँ तो इस जालूपुरा जो छोटे भाई के नाम से मकान है इसमें रुकता हूँ अक्सर, और यह सर्किट हाउस या दिल्ली नागौर, ज्यादा मेरा जयपुर आना जाना। अब की बार जब मैंने यहाँ 70 दिन डेरा डाला, संघर्ष किया एसआई भर्ती और आरपीसी पुनर्गठन को लेकर, और जो लड़ाई लड़ी उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को लगा कि अब इनके साथ क्या किया जाए, तो अब और तो कुछ है नहीं साहब, वो मकान खाली करो। तो मकान तो सरकार का ही है, हमने तो कोई सरकारी उस पर कब्जा किया ही नहीं कभी। अगर कब्जा ही करते तो जयपुर में कितनी जमीन इकट्ठे कर लेते। हमें कोई सरकार की सुविधा आज तक नहीं ली। अब मैं एमपी हूँ, मेरे पास 6 साल में एमपी जन सुनवाई केंद्र नहीं है। ऐसा ही देश में पहला सांसद है जिसने एमपी जन सुनवाई केंद्र नहीं लिया। मतलब 40,000 रूपये महीने के बचा रहा हूँ सरकार के, बिजली के, उस व्यवस्था के, चाय पानी के। जो एमपी को एक पीए मिलता है, एक स्टेनो मिलता है, एक पियोन मिलता है। वो पीए मेरे पिछले 5 साल पीए रखा था, मेरा 3 साल बाद दिया था। और अब की बार तो मेरे पास पीए भी नहीं है। मैंने भेज रखा एक टीचर का नाम, तो सीएम ने उस पर लटका दिया, बोले पीए नहीं देना हनुमान जी को, और स्टेनो और पियोन और ऑफिस भी इनको नहीं देना। और ऑफिस मेरा 6 साल से नहीं, ऑफिस में मेरा नागौर आवास से चला रहा था, मेरे घर से ही मैं ऑफिस चलाता हूँ। तो मैं तो सरकार का ही फायदा कर रहा हूँ। सरकार का 40,000 रूपये महीने का जो सरकारी खर्च है उसको मैं बचा रहा हूँ। 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी रहा, 1 रुपया मेडिकल नहीं लिया आज तक। बहुत कम लोग होंगे राजनीति के अंदर जो इलाज कराने बाहर जाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं, लाखों लेते हैं, लाखों के बिल उठाते हैं परिवार का नाम, और ये उनका अधिकार है। देखिए सरकार की जो सुविधा है, जैसे टोल फ्री है एमएलए एमपी का, तो ये अधिकार है उसका। और अधिकार काम लें भी तो भी बुरी बात, फिर भी नहीं ले रहे हैं कि अगर हमारे नहीं लेने से किसी का फायदा हो तो ये लेके क्या कर लेंगे। हम तो ऐसे ही ठीक है, जब एक राजनीतिक परिवार के अंदर पैदा हुए, स्थिति ठीक है तो ठीक ही रहे, छोटी मोटी कभी हमने चाहिए नहीं। और अब जो नोटिस आया, ये बात नोटिस की नहीं है, बात नोटिस चिपका देना। एक तो नोटिस आना, नीचे से भेज के चले जाते हैं, टेलीफोनिक बात कर लेते हैं। कल मैंने विधानसभा अध्यक्ष से बात की, मैंने कहा साहब इस तरह का व्यवहार क्या आप कांग्रेस वालों के साथ कर रहे हो राजस्थान में? गोविंद डोटासरा को आपने बहुत बड़ा बंगला दे दिया राजस्थान में, जो कैप को एंटाइटल नहीं है, सचिन पायलट को इतना बड़ा बंगला। तो ये फिर आपके नॉर्म्स क्या है, नीति क्या, कम से कम हमें बताओ। यह नीति सिर्फ आरएलपी के लिए ही लागू है। बीजेपी का जो दफ्तर है वो भैरू सिंह जी ने अलॉट कर दिया, सरकारी, ये था सरकारी बंगला है बीजेपी का जो अभी दफ्तर है, वर्तमान सरकारी बंगला है। और बीजेपी को अपना खुद का दफ्तर बनाना चाहिए। ये सरकारी बंगले पर कब्जा करके क्यों बैठे बीजेपी के लोग, और मुझे क्यों नहीं दे रहे ऑफिस? मेरी पार्टी भी तो मान्यता प्राप्त पार्टी, राजस्थान की पहली, खुश होके पिछली बार गहलोत के समय और इस बार भी हमने कहा भाई हमें पार्टी का ऑफिस आप दे दो, उसका किराया हम दे देंगे, ताकि लोग आने जाने वाले प्रदेश भर से मिलते रहे हमसे, और हमें किसी तरह का फायदा सरकार से नहीं चाहिए। जो सरकार की योजना है 2018 के अंदर मैं जीता, और जीतने के बाद 2018 के अंदर जितने भी लोग जीते उनको एक योजना निकाली कि एमएलए के नाम से जो 18 से 23 के विधायक हैं उनको मकान दे रहे हैं, उसके बदले जालूपुरा के और आवास तोड़ के और उनको सब जगह आपके एक तो अरावली और एक B2 बाईपास के पास सब विधायकों को मकान दिए, लेकिन 18 में भी हमें वंचित रखा। और उसके बाद सरकार के अंदर जैसे में 4 बार एमएलए एमपी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों के लिए योजना निकालते हैं, और सब लोगों ने ले रखे हैं। लोगों तो 3-3 ले लिए, भिवाड़ी में भी ले लिए, 2-2 यहाँ ले लिए, कागज फेर फेर करके उदयपुर में ले लिए, किसी ने जोधपुर में ले लिए 2-2, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक मकान भी अभी तक नहीं लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने एक बार अप्लाई किया था 8 से 13 या 13 से 18, वो ज्यादा उन्होंने भेजा, ब्याज पेनल्टी लगा के 1.5 करोड़ का या 80 लाख का, मैंने नहीं लिया। मेरा सामर्थ्य नहीं था कि मैं जमा कराऊं और मैं वहां जाके रहूं। 18 से 23 का मेरा जो मकान था, जो मुझे मिलना था, मेरा अधिकार था, वो नहीं मिला, नहीं हूं मैं उसके अंदर। और अब आवास खाली कराने के अंदर जिस तरह पुलिस भेज के और नोटिस चिपकाना और डिफेम करने की कोशिश करना, तो क्या देवनानी जी में से किराया नहीं लेंगे फिर इसका? तो सरकार कह दे कि हनुमान जी ने तो कब्जा कर रखा था। अगर 30,000 रूपये पर महीने से किराया ले रहे हो, फिर नोटिस किस बात का? मुझे फोन पे ही कहते थे कि हनुमान जी खाली, मेरा तो स्टाफ यहाँ रुकता है, मैं आता हूं जब रुकता है, कोई रहता ही नहीं, मेरे काम का ही नहीं वो मकान है। क्या काम का मकान बताओ? मैंने दिल्ली में भी जब मैं सांसद से इस्तीफा दिया तब मैंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा, मैंने कहा आपका अगर कोई दिक्कत हो तो मैं 1 महीने बाद खाली कर दूं, बाकी मेरी इच्छा ये रहे, और मुझे पता था कि मैं एमपी बन के आऊंगा। उन्होंने मेरा रखा और मैंने किराया
जमा कराया, जो 30 या 35,000 रुपये पर मंथ आता है। तो ये हमारा राइट है, और हम कोई अतिक्रमण करके रहे, कोई दूसरे तरीके से रहे, तो सरकार का सिस्टम है। भजन लाल जी को अचानक कैसे याद आ गया? अब आप देखिए उन मकानों में कौन कौन रहता है जिन्होंने 2-2 अलॉट करा रखे हैं। अलॉट कराने का मतलब बिजली पानी से लेकर सारी सुविधाएं फ्री। या तो एमएलए 30,000 रुपये ले लो, अब पहले 50,000 30,000 रुपये ले लो, या फिर मकान ले लो। अब उन मकानों के अंदर करीब 30 लोग जो जिनके बड़े बंगले भी हैं और मकान। कन्हैयालाल चौधरी, ये कन्हैयालाल चौधरी का मकान है A3 401, बड़ा बंगला भी है, मकान भी है। एक ही आदमी एक ही ले सकता, 2 नहीं ले सकता। ये होता है सरकारी फायदा उठाना। हम फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम तो किराया दे रहे हैं, पेनल्टी होने लगेगी, वो और देनी पड़ेगी। क्योंकि कोई आदमी जब चुनाव लड़ने जाएगा ना, तो उसको चुनाव लड़ने जाने से पहले अपने नॉमिनेशन के अंदर वो हर चीज भरनी पड़ेगी कि आपका ड्यूज कितना है। जब मैंने एमपी का चुनाव लड़ा तब मेरे पास ये एमएलए क्वार्टर था, मेरा कोई ड्यूज राजस्थान के अंदर बकाया नहीं था। ये तो खुद को भरना ही पड़ेगा एमएलए एमपी का, नहीं तो फार्म खारिज कर देंगे आपका। हर डिपार्टमेंट से हमारी अगर लाइब्रेरी से कोई किताब भी ले ली तो किताब का पैसा भी जमा कराना पड़ेगा। उसे ऐसा नहीं कि हमने बकाया लिख दिया, जमा कराओ, नहीं तो फार्म के अंदर वो तकलीफ करते हो उस समय। ये कन्हैयालाल का हो गया। जवाहर बेडम का मकान इन्होंने अभी 10-15 दिन पहले जवाहर बेडम ने खाली किया। तो आप बताओ 1 साल तक क्या कर रहा था? 1 साल तक किराया जोड़ो जवाहर बेडम भाई। 15 दिन खाली किया मतलब ये तो मंत्री का बंगला इनको बहुत पहले मिल गया, तो फिर 15 दिन पहले क्यों डबल रखा? हीरालाल नागर बिजली मंत्री, 2 मकान। फिर आपका आ गया सीएम की प्रेस अटैक थी, नाम नहीं पता मुझे क्या, उसको मकान दे रखा है इसमें, तो भजन इसमें ना, इसमें हमारे वाले फ्लैट के अंदर एमएलए फ्लैट में मुख्यमंत्री की जो प्रेस अटैक थी उसका भी बंगला। क्या वो एंटाइटल इस बंगले के लिए? ये आपके स्पीकर साहब के तो खैर राइट होते हैं, 2-3 स्पीकर साहब के नाम से ही। एक तो इनके के शर्मा ओएसटी ले रखा है स्पीकर के, दूसरा हो गया उनका एक सब इंस्पेक्टर, जिसकी कोई सब इंस्पेक्टर की कोई हैसियत नहीं होती, वहां बंगला है, उसने भी ले रखा है स्पीकर के। सब ये अलग हो गया, ओएसडी का अलग हो गया। और अशोक गहलोत का ओएसडी शशिकांत, वो इसी में रह रहा है। कांग्रेस की एक नेत्री, एक कांग्रेस का पूर्व विधायक मदन राठौड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, 102 नंबर A3 102, ये नाम करा रखा उन्होंने, पता नहीं किसी और अभी नाम कराया इन्होंने कागजों में, कोई एमएलए के, लेकिन नीचे रहता उनका परिवार। तो ये करीब करीब जो मैंने नाम बताया आपको, अनिता जाटव इसके मकान में कोई और है, रोहित बोरा के मकान में और है, सुरेश मोदी के मकान में दूसरा है। तो ये करीब आपको 25-30 लोग यहाँ मिल जाएंगे जो इलीगल तरीके से एमएलए फ्लैट उनके अंदर रहते हैं। क्या वो टाइटल है? अगर टाइटल तो रहे, हमें क्या करना? सरकार चाहिए जिसको दे सुविधाएं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जो लगातार किसी चीज की अवहेलना नहीं कर रहा है, और मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती, अचानक से क्या हो गया कि 5-5 नोटिस उसमें जाके लगा दिए। एसआई भर्ती का मुद्दा बीजेपी का था, आरपीएससी पुनर्गठन का मुद्दा बीजेपी का था, और दिल्ली कूच से डराने के लिए ये कर रहे हैं। वो मैं डरने वाला नहीं, दिल्ली कूच होगा, ऐतिहासिक होगा, और बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर दिल्ली कूच के अंदर हो जाएंगे। और इस सरकार के जो भ्रष्टाचार के 2 साल के मामले हैं, चाहे गौरव श्रीवास्तव हो जो सीएम के यहाँ आईजी विजिलेंस है, चाहे दूसरे इनके नेता हो जो सरकार को चला रहे, भजन लाल जी को चला रहे, इनकी पोल पट्टी भी समय समय पे हम प्रेस के माध्यम से इनकी खोलते रहेंगे। दूसरा जालूपुरा के आवाज की बात करेंगे आप भवानी जी? हाँ। इनकी भी आप कर लें। ये जब पिछली सरकार के समय जब मेरे को मकान किसी तरह का हमने नहीं लिया, और हम ये चाह रहे थे कि इन्होंने हमें नोटिस दिया कि मकान खाली करो, और आचार संहिता लगी, इतने में वक्फ वालों ने जमीन पे स्टे ले लिया। चुनाव आ गए तो फिर किसी ने हमें कहा नहीं करने के लिए, और 1.5-2 साल के अंदर कोई नोटिस विधानसभा से और कोई टेलीफोन हमारे पास व्यक्तिगत नहीं आया। ये नोटिस देना चाहिए तो जैसे आज चिपकाए पहले ही चिपका देते, मना कौन कर रहा था इनको? एसपी को कह दे, कलेक्टर को कह दे, सीआई को भेज दे, कोर्ट की दस्ती भेज दे। अब इन दोनों का भी, ये पुखराज गर्ग जो मेरे एमएलए थे उनके नाम, और वो छोटे भाई नारायण के नाम विधायक थे, ये दोनों, इनका भी बिजली का बिल और पैसा रेगुलर हम लगातार भर रहे हैं, और आवश्यकता पड़े करते रहें, क्योंकि हमें पता है कि जब जेडीए और सरकार के बीच, जेडीए और ये इनके गवर्नमेंट ने जो किया कि यहाँ की जमीन
जेडीए को देके और उनके बदले में वहां मकान बनाए, इनको बेचेगी सरकार। तो हमें रहने का कोई औचित्य भी नहीं। और यहाँ भी मैं बहुत कम रहता हूँ, आप लोग देखते हो, कभी कभार मैं आता हूँ। और हम इलीगल नहीं है, लीगल तरीके से रह रहे हैं। जब हम पैसा दे रहे हैं किस चीज का तो लीगल हो गया। ये मैंने जो लोग आपको बताए ये इलीगल तरीके से किसी के नाम से घुसा है, कोई दूसरे नाम से घुसा है। ये मेरी पार्टी के दफ्तर है, ये आवास नहीं है। और पार्टी के दफ्तर में मेरे पूर्व विधायकों का नाम है। तो कोई नई बात इसके अंदर रही नहीं कि नोटिस देना सरकार का काम है। भजनलाल जी नोटिस इसलिए दे रहे हैं कि हनुमान जी मेरे से बात करें। मैं भजनलाल जी इस जन्म में छोड़ के 7 जन्म बात नहीं करूं। जब मैंने वसुंधरा को भगा दिया राजस्थान से, तो भजनलाल क्या बेचते हैं आप भी जानते हो सारी चीजें। हाँ, ये सही है कि राजस्थान में नेता लड़ने वाले नहीं रहे, कमजोर हो गए, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और तरह तरह के लोग राजनीति के अंदर आ गए। ये दुर्भाग्य राजस्थान का। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे बिजली के कनेक्शन काटे, बिजली का कनेक्शन भी काटा था। आप सबको पता 2 लाख रुपए एक सांसद जो डीसी का चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी का, जो केंद्र सरकार ने बनाई, मोदी सरकार ने, डीसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी, उसका चेयरमैन सांसद को बनाया। कलेक्टर सेक्रेटरी है, दिशा का चेयरमैन हूं मैं, जेजेएम का चेयरमैन, रोड सेफ्टी का चेयरमैन सांसद। और सांसद के घर पे जाऊं, ऐसी एक्शन और इनकी बैठक लेता है, क्योंकि उसके बाद खुद सरकारी कार्यालय नहीं है, इसलिए वो अपने घर से कार्यालय चला के और सरकार का पैसा बचा रहा है। और वहां आप चोरों की तरह आते हो और जब उसका परिवार वहां नहीं रहता, चोर की तरह 10 गाड़ी भर के आना और पोल से कनेक्शन काट के भाग जाना, ये कोई मर्दानगी नहीं है। मार्च में 2 लाख रुपए मैंने जमा कराए और 2 लाख रुपए जो जमा कराए वो रसीद मैंने आप सबको परसों सब लोगों को बता दी थी। 27 मार्च को पैसा जमा कराया। फिर मैंने एमडी को 15 दिन पहले फोन आया, एमडी को और भेजा। मैंने कहा एमडी साहब इसका कर के नक्की करो, क्योंकि ये जो बिल आप बता रहे हो ये तो बहुत ज्यादा है। और 4-5 साल से एक साथ ये बिल जमा कराते हैं, कोई मांगने नहीं आता तो बहुत साथ ही कराएंगे ना जमा। एक साथ कराते तो हम सोचते हैं एक साथ सारा हो गया। और जितना ये कहते हैं आप वो तो उठा के देख लूंगा रिकॉर्ड। जब मैं 8 से 18 एमएलए था, कितना पैसा इसका जमा कराया, इसका कितना कराया, अब आप सारे आपको रिकॉर्डेड चीजें तो ऑनलाइन मिल जाएगा सारा सारा। तो मेरा सरकार पे आरोप है कि दिल्ली कूच से और मेरे से घबरा के सरकार ने इस तरह की हरकतें करी। जिस तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान आ रहे हैं, आप देखो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ये वही तो है जो मेरे से टाइम मांगते थे। ये वो नया थोड़े, मैं सत्ता में शामिल नहीं होना चाहता। सत्ता तो मेरे पीछे दौड़ रही है इस तरह कि आओ हनुमान जी सवारी करो हमारी। मैं सत्ता की सवारी नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं राजस्थान में जवान किसान की सरकार बने और ऐसी सरकार बने जो फैसले हम खुद ले सकें। आज मदन राठौड़ बना, कलेक्टर थोड़ी लगा सकता राजस्थान में, हमें पता स्थिति क्या है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नेता साबित कर दिया उनको, सीआई डिप्टी 2 लगा लो, इसके अलावा क्या है। देखे मैं मेरे सारे नेताओं को एक से एक। तो मेरा सरकार पर आरोप है कि सरकार इस तरह की जो हरकतें कर रही है वो हनुमान बेनीवाल को डिफेम करने के लिए। और चूंकि मुख्यमंत्री और अभी जो वक्फ का बिल था दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के लोग तो बोले नहीं थे, छुप गए थे। राजस्थान की तरफ से मैं ही बोल रहा था, तो बोलूंगा मैं। जिनके साथ में रहता हूं उनके साथ मजबूती से रहता हूं और जिनका विरोध करता हूं उनका मजबूती से करता हूं। जिन नेताओं को मैंने राजस्थान में विरोध किया उनके सामने जाके आप मेरा नाम ले लेना, अगर मेरे बारे में एक शब्द बोल दे तो मुझे वापिस बता देना। उनको उनके रास्ते भी दिखाए और सारा काम लगातार। एक व्यक्ति 70 दिन से यहाँ पे बैठा है, जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली, और यहाँ जो डॉक्टर राकेश को न्याय दिलाने के साथ तमाम मुद्दे आप देखते हो, हजारों लोग मेरे से मिलने आते हैं। ये जहां मैं बैठा हूं ये एक तरीके से राजस्थान के आखिरी उम्मीद के रूप में लागते हनुमान जी के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा। हमने पूरा प्रयास किया। मेन जो सरकार की नाराजगी तो यही है कि ये इस बात का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं एसआई भर्ती। और अब इनका ऊपर तक मुझे लग रहा है कि दिल्ली तक इन्होंने हरी झंडी ले ली है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं करना। और हमने भी तय कर लिया है कि भर्ती रद्द कराएंगे, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने किया। इसकी वजह से नोटिस और ये सारी चीजें मिल रही है। क्या मान जी, जब 11 का नोटिस तो दे ही दिया, 11 तारीख तो वहां रह कौन रहा है? 11 नोटिस किस चीज का? मैं तो रह ही नहीं रहा हूं ना वहां। तो नोटिस ऐसे आते रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं जिस घर में रहूं वहां मेरा नोटिस हो। जब तुम मानो मैं घर में जाऊं, मुझे घर खाली करना हो तो खाली पड़ा घर है, मतलब मेरा स्टाफ रहता है। क्या है वहां पर नोटिस का, बताओ मुझे। ये कोई मुद्दा नहीं है और ये कोई संपत्तियां मेरी नहीं है। संपत्तियां मेरी नहीं है कि ये तो मुद्दा ही नहीं है कि खाली करना कि नहीं करना। ये तो कभी नौबत ही नहीं आई। ये बात तो जब होती ना, जब कभी चैलेंज हो जाता है कि खाली करना कि नहीं करना। जब मैं रह ही नहीं रहा हूं वो तो खाली है ऑटोमेटिक। जो मुझे मेरे नाम से नोटिस दिया वो तो खाली है। और ये तो पुखराज गर्ग के नाम से है। वो जब चाहे खाली करे, उसको कौन रोक रहा है? वो तो नाम से ही उसका है।
और उसके लिए कोई बात हुई तो बात कर लेंगे हम, जो भी होगी। लेकिन मैं सरकार से मेरा ये है कि आपने हमें पार्टी कार्यालय क्यों नहीं दिया? जब बीजेपी अगर इतनी साहूकार है तो भारतीय जनता पार्टी को खुद का ऑफिस छोड़ना चाहिए, जो सरकारी रेट पे भैरों सिंह जी ने इनको 2 रुपए में लौट किया था।